ओके गाइस, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर कहां तक देखा था? अपन ने रूल 22 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन 2014 के रूल्स अपन ने चालू किए थे। ये रूल्स किसने दे रखे हैं? मैंने आपको समझा रखा है कि रूल्स आर गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल्स कौन देता है? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। मैंने आपको बताया था नोटिस के बारे में, उसके बाद बताया था मोड ऑफ सेंडिंग नोटिस बता दिया था, पब्लिशिंग ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट बता दिया था मैंने आपको। यहां से इसके बाद मैंने आपको नोटिस टू बी प्लेस्ड ऑन द कंपनीज वेबसाइट और फिर स्क्रूटिनाइजर को हम अपॉइंट करेंगे, ये भी बता दिया था। आज से जो हमें चालू करना है वो है सेफ कस्टडी ऑफ रजिस्टर्स एंड पेपर्स। अब ये जो स्क्रूटिनाइजर होता है ना, वो क्या करेगा? पोस्टल बैलेट। अब पोस्टल बैलेट एक बार याद करने की कोशिश करते हैं। पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है कि वोटिंग करना थ्रू पोस्ट या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू वोटिंग, ठीक है, रिसीव करना। जहां पे इतने इंपॉर्टेंट मैटर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट मैटर्स होते हैं, जिसके लिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट एजीएम तक का वेट नहीं कर सकते, या हमें लगता है कि इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए ज्यादा लोग नहीं आएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? उस कंडीशन में हम लोग पोस्टल बैलेट के थ्रू, क्योंकि एक्ट में बोल रखा है कि पोस्टल बैलेट के थ्रू रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एटलीस्ट वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो postal ballot received back from the shareholder shall be kept in the safe custody of the scrutinizer। स्क्रूटिनाइजर जो बंदा होता है, पर्सन ऑफ वेल रिप्यूट या सीएस में एडवोकेट, इस तरीके के जो लोग होते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे? अपनी सेफ कस्टडी में मेंटेन करेंगे पोस्टल बैलेट के पेपर्स को। ठीक है, पोस्टल बैलेट में क्या आता है? एसेंट आता है, डिसेंट आता है शेयर होल्डर्स के राइटिंग ऑन पोस्टल बैलेट। नो पर्सन शैल डिफेस और डिस्ट्रॉय द पोस्टल बैलेट और डिक्लेयर द आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर। ना तो कोई बंदा उस पे डिफेस करेगा, काटेगा, ठीक है, फाड़ेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, कोई भी पर्सन डिक्लेयर नहीं करेगा शेयर होल्डर की आइडेंटिटी, और वहां पे क्या करा जाएगा? एक आईडी के साथ उसे रख दिया जाएगा और इकट्ठे कर दिया जाएगा किसके पास में? पोस्टल बैलेट के सारे, ठीक है, स्क्रूटिनाइजर के पास में। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। फिर स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? रिपोर्ट बनाएगा। The scrutinizer shall submit his report as soon as possible after the last date of receipt of postal ballot, but not later than 7 days thereof। तो स्क्रूटिनाइजर को हमने कितने दिन का टाइम दिया? 7 दिन का टाइम दिया। स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? 7 डेज का टाइम दिया जा रहा है इसको। 7 दिनों के अंदर अंदर क्या करेगा? अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। क्या करेगा? रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा। कौन? स्क्रूटिनाइजर। कितने दिन में? ठीक है, पोस्टल बैलेट जैसे रिसीव करे उसके 7 डेज के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा और सबमिट कर देगा। Maintenance of register by the scrutinizer। The scrutinizer shall maintain a register, either manually maintain करो register या फिर electronically maintain करो, to record the assent or dissent received, mentioning the particulars of the shareholders, details of the postal ballot which are received in defaced or mutilated form and postal ballot form which are invalid। और 3 रजिस्टर में क्या करेगा? कॉलम बना के मेंटेन करेगा। सो बेसिकली क्या करेगा? डिटेल मेंटेन करेगा, इस तरीके से डिटेल मेंटेन करेगा। शेयर होल्डर्स आईडी, यहां पे शेयर होल्डर्स की आईडी मेंटेन करेगा, ठीक है, एसेंट करा है, डिसेंट करा है, ठीक है, फॉर्म इज इनवैलिड या फिर डिफेस्ड, म्यूटिलेटेड, मतलब मुड़ा हुआ है, ठीक है, फटा हुआ है, गलत है उसमें कुछ, तो मेंटेन कर देगा कि एसेंट पे आया है, डिसेंट पे आया है, फॉर्म इनवैलिड था, जो भी है वो इसमें क्या कर देगा? डिटेल्स को मेंशन कर देगा। इस तरीके से डिटेल्स को क्या कर देगा? यहाँ पे मेंशन कर देगा। नेक्स्ट आता है प्रिजर्वेशन ऑफ पोस्टल बैलेट। द पोस्टल बैलेट एंड ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू पोस्टल बैलेट इंक्लूडिंग वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस shall be under the safe custody of the scrutinizer till the chairman considers, approves and signs the minutes, and thereafter the scrutinizer shall return the postal ballot papers and other related papers or registers to the company who shall preserve such ballot papers and other related papers or registers safely। So basically क्या बोलता है कि जो scrutinizer है वो क्या करेगा? ठीक है, जैसे रिजल्ट डिसाइड हो गया वो क्या करेगा? तब तक के लिए अपने पास प्रिजर्व करेगा पोस्टल बैलेट पेपर्स को, और जैसे ही डिसाइड हो गया तो पोस्टल बैलेट पेपर्स को किसको दे देगा? कंपनी के चेयरमैन को दे देगा। जैसे ही उसने कंपनी के चेयरमैन को क्या कर दिया? पोस्टल बैलेट पेपर्स दे दिए कंपनी के चेयरमैन को, ठीक है, अल्टीमेटली कंपनी के चेयरमैन ने उसको साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया, उसकी रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाती है। किसकी? स्क्रूटिनाइजर की रिस्पांसिबिलिटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आता है रिप्लाई फ्रॉम मेंबर्स। द एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 days from the date of issue of notice shall be treated as if reply from the members has not been received। मैंने आपको क्या बोला था
कि पोस्टल बैलेट का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। पोस्टल बैलेट का जो ड्यूरेशन होता है 30 डेज का। कितने का होता है? अगर किसी ने 30 दिन के बाद आपको पोस्टल बैलेट से इंफॉर्मेशन भेजी तो मानना कि आई नहीं, तो अज्यूम कर लेना कि आई ही नहीं है। मान लेंगे कि रिप्लाई तो आया ही नहीं था। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। The results shall be declared by placing it along with the scrutinized report on the company's website। कहां पे रिपोर्ट लगा दिया जाएगा? ठीक है, along with the scrutinized report on the company's website। कंपनी की वेबसाइट के ऊपर क्या कर दिया जाएगा? कंपनी की वेबसाइट के ऊपर ये अपलोड कर दिया जाएगा। समझ आई के बाद आपको? ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पे हम प्लेस कर देंगे। आगे लिखा है इसके अंदर रेजोल्यूशन डीम्ड टू बी पास्ड इन जनरल मीटिंग। जो रेजोल्यूशन आपने पोस्टल बैलेट के थ्रू पास किया है, हम अज्यूम करेंगे कि वो कंपनी ने जनरल मीटिंग में बुला के शेयर होल्डर से फिजिकली अप्रूवल लेके पास किया था। तो जो रेजोल्यूशन कंपनी जनरल मीटिंग में पास कर रही है उसका सेम इफेक्ट होता है, और जो पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करा जाता है उसका भी सेम इफेक्ट होता है। तो दोनों के दोनों रेजोल्यूशन का जो इफेक्ट आएगा वो एग्जैक्टली सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल 20। द प्रोविजन ऑफ रूल 20 Company Management and Administration Rule 2014 regarding voting by electronic means shall apply as far as applicable with necessary changes to this rule in respect of voting by electronic means। ये बोलता है कि रूल 20 अप्लाई हो जाता है किस केस में? रूल 20 अप्लाई हो जाता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू क्या करते हो? वोटिंग करते हो। तो जो भी है आप इलेक्ट्रॉनिक वे के थ्रू अगर वोटिंग करते हो तो रूल 20 ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स के हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। ये बोलता है कौन कौन से पॉइंट है जहां पे ठीक है पोस्टल बैलेट को क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। तो पोस्टल बैलेट विल बी कंसीडर्ड इनवैलिड इफ अ फॉर्म अदर देन वन इशूड बाय द कंपनी हैज बीन यूज्ड। मतलब कंपनी ने आपको पोस्टल बैलेट का फॉर्म भेजा, आपने अपना नया ही फॉर्मेट बना के हमें रिप्लाई कर दिया, तो अलाउड नहीं है। पहली बात, इट हैज नॉट बीन साइंड और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर। क्या नहीं है? साइन नहीं है। तो पहले तो क्या है? फॉर्म दूसरा यूज करा गया है, दूसरा क्या है? साइंड नहीं है। सिग्नेचर ऑन द पोस्टल बैलेट फॉर्म डज नॉट मैच विद द स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। सिग्नेचर क्या नहीं कर रहे हैं? सिग्नेचर डजंट मैच। सिग्नेचर क्या नहीं कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं। सिग्नेचर क्या नहीं कर रहे हैं? मैच नहीं कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन विदाउट एनी डाउट द एसेंट और डिसेंट ऑफ द मेंबर। एसेंट और डिसेंट का पता नहीं चल पा रहा, डाउट हो रहा है हमें कि एसेंट करा है कि डिसेंट करा है, क्या कहना चाहता है? नीदर एसेंट और डिसेंट इज मेंशन, ना एसेंट करा ना डिसेंट करा। ठीक है, दोनों की दोनों क्या नहीं करे? उसने मेंशन ही नहीं करे। समझ गए क्या? उस कंडीशन में क्या करे? एनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज गिवन डायरेक्शंस इन राइटिंग टू द कंपनी टू फ्रीज द वोटिंग राइट। किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने क्या कहा कि भैया इसके वोटिंग राइट क्या कर दो? इसके वोटिंग राइट को बंद कर दो, फ्रीज कर दो। तो उसके वोटिंग राइट्स माने नहीं जाएंगे। अब क्या करें उस कंडीशन में? हो सकता है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर है उसने किसी बैंक के पास अपने शेयर्स क्या करवा रखे थे? गिरवी रखवा रखे थे। अब वो पैसा नहीं चुका पा रहा तो बैंक ने उसके ऊपर क्या कर दिया? लियन एक्सरसाइज कर दिया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? The envelope containing the postal ballot is received after the last date। जो envelope मिला हमें वो कब मिला? लास्ट डेट के बाद। फिर क्या करेंगे? 30 डेज के बाद। कुछ नहीं कर सकते। The postal ballot form signed in a representative capacity is not accompanied by a certified copy of relevant specific authority। क्या बोलता है? पोस्टल बैलेट साइंड इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी। रिप्रेजेंटेटिव मतलब समझते हो ना? कंपनी है तो सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली उसकी। क्या नहीं मिली? कंपनी की सर्टिफाइड कॉपी। जैसे कंपनी है तो हमारी कंपनी का कोई, हमारी कंपनी के अंदर किसी कंपनी ने शेयर्स खरीद रखे हैं, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने शेयर्स खरीद रखे हैं जिसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, उसके साइन हुए, बस ठीक है, क्या ऑथराइज नहीं करा। तो अथॉरिटी जो है, स्पेसिफिक अथॉरिटी जो है उसके भी वहां पे अप्रूवल होनी चाहिए। जैसे कंपनी है तो कंपनी में कंपनी का स्टैंप लगेगा, कंपनी का कॉमन सील लग के आ गया, कंपनी के डायरेक्टर्स के भी साइन हो गया है। कंपनी ने किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स किए, परचेज किए, तो भाई कंपनी का डायरेक्टर भी तो साइन करेगा। तो अगर कंपनी का डायरेक्टर साइन करके दे रहा है तो कंपनी का डायरेक्टर एक कॉपी देगा वहां पे कि मैं ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हूं कंपनी का और मैं यहां पे साइन कर सकता हूं उसके हिसाब से। it is received from a member who is arrear of payment of calls in arrear चल रहा है इसका। क्या चल रहा है? If it is defaced or mutilated in such a way that identity as a genuine identifying nobody, ठीक है, member has made any amendment to the resolution proposed।
या उसने खुद ने अपनी तरफ से अमेंडमेंट कर दिया, बोले इसके अंदर ये चीजें चेंज होनी चाहिए, बोले ठीक है भाई तो चेंज का वेट कर, तब तक हम रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। समझ गए? यदि ये वो सारे रीजंस हैं जहां पे क्या नहीं करा जाएगा, पोस्टल बैलेट को इनवैलिड माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाएगा, क्या क्या, ठीक है। अदर जो फॉर्मेट था उसके अलावा कोई और फॉर्मेट दे दिया आपने, उसके अलावा साइन मैच नहीं कर रहे, साइन नहीं करा, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे, एसेंट डिसेंट का डाउट है, ना एसेंट करा ना डिसेंट करा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फ्रीज करने के लिए बोल दिया, ऑन रोल ऑफ लास्ट डेट के बाद मेरा रिप्रेजेंटेटिव ने कॉपी नहीं दी, ठीक है, पेमेंट ऑफ अरियर चल रहा है, डिफेस या म्यूटिलेटेड फॉर्म में मिला, अमेंडमेंट आपने कुछ करने के लिए बोला है। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन टू द रेजोल्यूशन। मॉडिफिकेशन टू द रेजोल्यूशन क्या बोलता है? नो अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन शैल बी मेड टू एनी रेजोल्यूशन सर्कुलेटेड बाय द मेंबर्स फॉर पासिंग बाय मींस ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के अंदर ये देखो यही तो लिखा है कि मेंबर ने अपनी तरफ से कोई कंडीशन चेंज करी तो ये बोलता है नहीं हो सकता, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, नो अमेंडमेंट नो मॉडिफिकेशन शैल बी मेड टू एनी रेजोल्यूशन, कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। पोस्टल बैलेट का सैंपल फॉर्म देख लो किस तरीके का दिखता है, ठीक है, कंपनी के लेटर हेड पे बनेगा नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ सोल या फर्स्ट मेंबर, ठीक है। एग्जाम में बोलता है कि पोस्टल बैलेट का फॉर्म बना के आने तो फॉर्मेट याद करना जरूरी है आपको, ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ड्राफ्टिंग आ सकती है आप लोग के, ठीक है, हाँ ड्राफ्टिंग आएगी, ठीक है। देखो नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द सोल या फर्स्ट मेंबर का नेम एड्रेस, नेम ऑफ जॉइंट होल्डर्स अगर है तो रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, डीपीआईडी, क्लाइंट आईडी वगैरह आ जाएगा, नेम ऑफ इक्विटी शेयर्स हेल्ड, I have hereby exercised my voting right in respect of under mentioned shares to pass through postal ballot, इसमें लिखा हुआ है। आइटम नंबर, ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द रेजोल्यूशन, नंबर ऑफ शेयर्स कितने पास है, I have assent for या dissent for, जो भी आपने किया है आपको बताना पड़ेगा, प्लेस डेट और नीचे सिग्नेचर आ जाएंगे। ये आपका क्या है, दिस इज फॉर्मेट ऑफ सैंपल पोस्टल बैलेट, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ये फॉर्मेट भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। मेन तो आपको इस फॉर्मेट में क्या क्या याद करना है, कुछ नहीं, कंपनी का लेटर हेड आ जाएगा, ऐसा एग्जाम में दे सकता है कि दिस एंड दिस कंपनी, ये कंपनी है, उसके दो शेयर होल्डर्स हैं, दोनों शेयर होल्डर्स ने एसेंट दिया है या एक शेयर होल्डर ने एसेंट दिया है, अब बताओ कि क्या करना है। तो उसका फॉर्मेट बनाइए, ऊपर कंपनी का नाम लिखोगे आप लोग, नेम एंड रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ द बंदे का नाम लिख दोगे, ठीक है, फोलियो नंबर लिख दोगे, इक्विटी शेयर्स कितने हैं उसके पास ये लिख दोगे, ठीक है, ये लिख दोगे कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं अपना वोटिंग पावर, आइटम नंबर, ब्रीफ पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, एसेंटेड टू द रेजोल्यूशन, डिसेंटेड टू द रेजोल्यूशन, ओके। आइटम नंबर मतलब कितने कितने शेयर्स हैं उस हिसाब से। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन क्या बोलना चाहता है वो देखेंगे अपन। देखो नया टॉपिक है अपना सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, हाँ जी। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन ऐसा बोलता है, देखो अभी तक तो अपन बात करते हैं कि जहां पे अपने यू कैन से कि जो कंपनी होती है ना वो रेजोल्यूशन पास करना चाहती है, अगर कोई मेंबर भी रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन उसी का पार्ट है। As per section 111, a company shall, on requisition in writing of certain number of members, give notice to members of any proposed resolution intended to be moved in the meeting or circulate any statement with respect to matters referred in proposed resolution। क्या बोलता है कि कंपनी क्या कर सकती है, मेंबर्स क्या कर सकते हैं, कंपनी को एक रिक्वेजिशन दे सकते हैं। रिक्वेजिशन याद है, डिमांड करना। उसी तरीके से शेयर होल्डर्स डिमांड कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कि आप मीटिंग ऑर्गेनाइज करो और उस मीटिंग के अंदर हम ये पर्टिकुलर बात डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब मेंबर अपनी तरफ से कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं, रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं, तो कंपनी शैल ऑन रिक्वेजिशन राइटिंग ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ मेंबर्स गिव नोटिस टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रपोज्ड रेजोल्यूशन, ठीक है, इंटेंडेड टू बी मूव्ड इन द मीटिंग और सर्कुलेट एनी स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स रेफर्ड इन प्रपोज्ड रेजोल्यूशन। जो मैटर्स रेफर्ड है प्रपोज्ड रेजोल्यूशन में उसे पास करने के लिए बोल सकते हैं। A company shall not be bound under this section to give notice to of any resolution or circulate any statement unless, कब तक कंपनी बाउंड नहीं होगी, अगर ये कंडीशंस पूरी होगी तो कंपनी के ऊपर बाउंडेशन आ जाएगी और कंपनी को रेजोल्यूशन मूव करना ही पड़ेगा और नोटिस देना ही पड़ेगा सारे के सारे मेंबर्स को। बट अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी बाउंड नहीं होगी। क्या क्या कंडीशंस है देखते हैं। A copy of the requisition signed by the requisitionist, कॉपी क्या आएगी, कॉपी ऑफ द requisition signed by the requisitionist, जो साइन करेंगे कौन, requisitionist, two or more copies which between them contain the signatures of the requisitionist is deposited। कहां पे डिपॉजिट होगी, deposited at the registered office of the company। समझ गए क्या,
बोलो भाई, समझ आई ये चीज। आगे बोलते हैं केस ऑफ अ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप क्या करना चाहते हो, रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, क्या पास करना चाहते हो, रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो, तो मीटिंग से 6 हफ्ते पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। मतलब आप बोल रहे हो कि जो नेक्स्ट अपकमिंग मीटिंग है उसके अंदर आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो इस पर्टिकुलर बात के ऊपर, है ना। अगर आप रेजोल्यूशन पास करना चाहते हो तो कम से कम 6 हफ्ते पहले मुझे नोटिस दे देना। कितने हफ्ते पहले? 6 हफ्ते पहले, क्योंकि 3 हफ्ते से पहले हमें नोटिस भिजवाना पड़ेगा, तो हमारे पास भी 3 हफ्ते होने चाहिए इस बात को सोचने के बारे में। और अगर आप सिर्फ बात करना चाहते हो, ठीक है, तो 2 हफ्ते का 2 हफ्ते का नोटिस दे देना। मतलब टोटली हमने क्या कर दिया, आपको फ्री कर दिया, इजी कर दिया आपके लिए काम, कि अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना है तो हमें कितने दिन का नोटिस चाहिए, ठीक है। अगर आपको रेजोल्यूशन पास करना है तो हमें, ठीक है, 6 वीक्स का नोटिस चाहिए। और अगर आप क्या करना चाहते हो, जस्ट, ठीक है, क्या करना चाहते हो, ठीक है, डिस्कशन करना चाहते हो किसी बात के ऊपर, तो 2 हफ्ते का नोटिस दे देना, हम सबको बता देंगे। There is deposited or tendered with the resolution a sum reasonably sufficient to meet company's expenses in giving effect thereto। ये बोलता है और डिपॉजिट करा देना, ठीक है, with the resolution a sum reasonably, जो भी रीजनेबल फीस होगी ना वो आप डिपॉजिट करा देना कंपनी के पास। समझ गए क्या? जो भी सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस इन इफेक्ट देयर टू, तो आप वो पैसा कंपनी के पास थोड़ा बहुत जमा करा देना, क्योंकि कंपनी तो ऐसा कुछ रेजोल्यूशन पास नहीं करना चाहती और आपकी वजह से हमें नोटिस सर्कुलेट करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा, हमारा खर्चा होगा, तो आप हमें पैसा दे देना। प्रोवाइडेड इट provided that if after a copy of requisition requiring notice has been deposited at the registered office of the company, an AGM is called on a date within 6 weeks after the copy has been deposited. The copy, although not deposited within the time required by this subsection, shall be deemed to have been properly deposited for the purpose thereof। ये बोलता है कि अगर आप 6 वीक्स का आपको नोटिस भिजवाना था, बट अगर आपने थोड़ा सा डिले कर दिया और 6 वीक्स के अंदर अंदर कंपनी एजीएम ऑर्गेनाइज कर रही है, क्या ऑर्गेनाइज कर रही है, एजीएम ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उस कंडीशन में ठोके कंपनी ने अगर आप लोगों ने डिले भी कर दिया ना डिपॉजिट करवाने में, डिले भी कर दिया तो भी उसे वैलिड कंसीडर कर लिया जाएगा। अगर 6 वीक्स के अंदर अंदर आपने 6 वीक्स का टाइम था रेजोल्यूशन पास करने के लिए, आपको 6 वीक्स पहले देना था, बट आपने मान लो 5 वीक्स पहले दिया, तो भी इट्स ओके, उसे वैलिड कंसीडर करा जाएगा अगर कंपनी एजीएम बुलाने वाली है तो, ठीक है। एंड एजीएम इज कॉल्ड ऑन अ डेट विद इन 6 वीक्स आफ्टर द कॉपी हैज बीन डिपॉजिटेड, ठीक है। The statement need not be circulated if the central government declares that the right conferred is being abused to secure needless publicity for detrimental matters. A default is made, the company and every officer shall be punishable with fine। ये क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, आपको मना कर सकती है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि अगर शेयर होल्डर अपने राइट को यूज करता है जबरदस्ती और डिफेम करता है, कंपनी को बदनाम करता है, नीडलेस पब्लिसिटी गेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि आपको तो पता ही है आजकल इंडिया में यही चलता है, किसी को भी बदनाम कर दो तो जो बदनाम होता है उसका तो नाम खराब हो गया, उसको तो डिफेम मिल गया, और जो करता है बदनाम उसको अननेसेसरी पब्लिसिटी मिल जाती है। तो पब्लिसिटी के लिए लोग कर देते हैं ऐसा, तो ये बोलता है कि भैया आप इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकते जहां पे आपको नीडलेस पब्लिसिटी मिल जाएगी, या तो डिफॉल्ट हो जाएगा, और अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया इसको भिजवाने में, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर भी पेनल्टी और फाइन लग जाएगा। मतलब अगर अननेसेसरी है तो नहीं करना और नेसेसरी है तो करना है, अदरवाइज फाइन लग जाएगा। बोलिए समझ आएगा क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिनट्स ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब मिनट्स ऑफ द मीटिंग का मतलब क्या होता है वो आज अपन चालू करते हैं। देखो होता क्या है कि आज जब कंपनी की मीटिंग होती है, क्या होती है, जब कंपनी की शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, तो मीटिंग के अंदर कंपनी की मीटिंग ही नहीं, अगर बोर्ड मीटिंग भी होती है, ठीक है, बोर्ड मीटिंग भी होती है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंसेस भी होती है, या कोर्ट जो होता है, आप उसमें देखते हो कोर्ट के अंदर आपको रेफरेंस केस कहां से मिलता है पता है? कोर्ट के अंदर रेफरेंस केस हमें इसलिए मिलता है क्योंकि जब कोर्ट में बातें चल रही होती है ना, तो एक तो उसकी पूरी आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा क्या होता है, कोर्ट में जब बातें चल रही होती है तो वहां पे साइड में एक बंदा बैठा होता है,
उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि कोर्ट में जो भी बातें चल रही है वो उसे लिखता रहता है। क्या करता रहता है? टाइप करता रहता है, लिखता रहता है कि सामने वाले पर्सन ने ये कहा, जज ने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, फाइनल डिसीजन ये रखा। तभी तो हमें मिल पाते हैं फैक्ट ऑफ द केस, नहीं तो कैसे मिलेंगे? सोचो, लाखों करोड़ों केस हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा किसी केस के बारे में। कोर्ट को भी याद कैसे रहेगा कि हम 1 महीने पहले मिले थे, तो 1 महीने पहले क्या बात हुई थी? अब जज है, अब जज 1000 केसेस करता है एक महीने के अंदर, मान लो 1000 केसेस देख लिए, ठीक है, 1000 केस पहले। अब जज के सामने कोई बंदा आया, बोले सर ये 1 महीने पहले आए थे ना, अच्छा आज इनकी हेयरिंग है, किस चीज के ऊपर बात थी? बोले सर ये थी वो प्रॉपर्टी रिलेटेड। अरे यार याद नहीं आ रहा, फिर से याद दिलाना। तो इस तरीके से थोड़ी याद दिलाते रहेंगे बार बार। उसमें क्या होता है, जो माइनट्स ऑफ दी कोर्ट के जो प्रिपेयर करे जाते हैं, जज इसको एक बार स्टडी कर लेता है, उसको पूरा केस याद आता है कि अच्छा ठीक है मैंने बोला था, उसने बोला था, ठीक है, 10 मिनट की स्टडी से पूरा केस याद आ गया। उसके बाद वो आगे से डिस्कशन करना चालू करता है। समझ रहे हो क्या? तो क्या होता है, केस को लिखना जरूरी होता है। अगर नहीं भी लिखते तो लोगों को पता नहीं चलेगा कि क्या क्या डिस्कशन हुए थे, फाइनलाइजेशन क्या हुए थे। इसके लिए मिनट्स ऑफ द मीटिंग को रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। तो मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग, द मिनट्स रेफर्स टू अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। रिटन रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। Section 118 provides that every company shall prepare, sign, keep minutes of the proceedings of every general meeting, including meeting called by the requisitionist. Requisitionist ने meeting बुलाई है, उसका भी minutes maintain करना है। And all proceedings of the meeting of any class, मतलब class meeting का भी हमें क्या करना है? ये maintain करना है। Of shareholders, creditors, board of directors और committee, board committee जो होती है, ठीक है, audit committee, उनका भी maintain करना है। And also resolution passed by postal ballot का भी minutes maintain करना है। Within 30 days of the conclusion of every such meeting concerned. In case the meeting of board of directors or a committee of board, the minutes shall contain the name of directors present. अगर board of directors की मीटिंग थी तो minutes में क्या क्या लिखा होगा? कौन कौन से directors present थे ये लिखा होगा, ठीक है। Shall contain the name of directors present and also name of dissenting directors or a director who has not, ठीक है, concurred the resolution। मतलब कौन कौन से डायरेक्टर्स प्रेजेंट थे, किसने रेजोल्यूशन में बोला, किसने रेजोल्यूशन में नहीं बोला। इसकी पूरी डिटेल हमें क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड आल्सो द नेम ऑफ डिसेंडिंग डायरेक्टर, जिन्होंने रेजोल्यूशन के लिए मना करा है, जिन्होंने हाँ करा है, सबकी डिटेल्स हमें क्या करनी पड़ेगी? मेंटेन करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूजन डायरेक्टर्स हु हैव नॉट, ये हो गया। The director shall exercise his absolute discretion in respect of inclusion and non-inclusion of the matters which are regarded as defamatory of any person। अब क्या हुआ, अपन ऐसे मीटिंग में बात कर रहे थे, तो मीटिंग में बात करते करते अपन ने कोई प्रोडक्ट का नाम ले लिया। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल, प्रोडक्ट का नाम ले लिया। लेट्स सपोज कोई सा भी है, लक्स है, HUL का प्रोडक्ट आता है। लेट्स सपोज मैंने कहा मैंने लक्स से हाथ धोए, है ना, और या मैं बॉडी में नहाया लक्स से और मेरी इचिंग हो गई, रैशेस हो गए, मेरे को सूट नहीं करता, प्रोडक्ट मेरे को सही नहीं लगा, ठीक है। बट उस कंपनी का दूसरा प्रोडक्ट आता है, मान लो डव, वो मुझे सही लगा, तो एक तरीके से मैंने डिफेम कर दिया लक्स को, यस और नो? तो अगर मान लो ऐसे एग्जांपल दिया जस्ट एक, है ना, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में जरूरी नहीं है कि लक्स का एग्जांपल डिस्कस होगा कि अच्छा लक्स से ना, ठीक है, अच्छा डव से ना, अच्छा, ये सब अपन एग्जांपल है। बात क्या चल रही है? बात ये चल रही है कि अपन किसी भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले रहे हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल, तो बोर्ड मीटिंग के अंदर अपन को डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर आपने किसी दूसरी कंपनी का नाम ले लिया और यही रिपोर्ट अगर पब्लिक में जाती है, कोई पढ़ता है, तो कंपनी का नाम डिफेम हो सकता है, सामने वाली कंपनी का नाम, अच्छा इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो गलत हो जाएगा ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो जब मिनट्स को गो थ्रू करेंगे, बोले पागल है कि ये वाली बात तो हटा उसमें से, इस वाली बात को तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो जस्ट एक एग्जांपल दिया था, रेफरेंस दिया था, हटाओ से, तो डिलीट करवा सकता है मैटर्स को जो उसको सही लगता है मिनट्स में इंक्लूड होनी चाहिए या नहीं चाहिए, वो डिसाइड कर सकता है। ये बोलता है द चेयरमैन शैल एक्सरसाइज द एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन। चेयरमैन क्या कर सकता है? एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकता है, किस चीज को लेके? ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन ऑफ द मैटर्स व्हिच इज रिगार्डेड एज डिफेमेटरी ऑफ एनी पर्सन, जो किसी पर्सन को डिफेम कर सकता है, इररिलेवेंट है या डेट्रीमेंटल टू द कंपनीज इंटरेस्ट इन द मिनट्स, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ऐसी चीजें तो देखो हटनी चाहिए। Minutes shall be kept as evidence of the proceedings recorded in the meeting and containing fair and correct summary of the proceedings thereat।
ठीक है, मिनट्स क्या होता है, एक एविडेंस होता है कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ था, उन सब के बारे में क्या करता है, सारी की सारी डिटेल्स मेंटेन करता है। एज पर सेक्शन 118 सबसेक्शन 10, एवरी कंपनी शैल ऑब्जर्व secretarial standards with respect to general and board meetings specified by the Institute of Company Secretaries of India। जो भी मीटिंग्स होती है, जनरल मीटिंग्स हो चाहे बोर्ड मीटिंग्स हो, सीएस इंस्टीट्यूट ने, हमारे प्यारे इंस्टीट्यूट ने कुछ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, हमें उसको गो थ्रू करना पड़ता है। In case of Section 8 company, Section 118 shall not apply as a whole except that minutes will be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting in case of companies where the articles of association provide for confirmation of minutes by circulation। ये क्या बोलता है कि अगर जो Section 8 कंपनीज होती है ना, एनपीओ, उनके केस में क्या होता है, मिनट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, बट बनाने पड़ते हैं आर्टिकल्स के हिसाब से सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। बाकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं होती, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन मिनट्स। अब मिनट्स कैसे प्रिपेयर करे जाएंगे उसके बारे में सुन लो। प्रोसीजर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स, मिनट्स शैल बी रिकॉर्डेड इन बुक्स मेंटेन्ड फॉर दैट पर्पस, मिनट बुक बनाई जाती है। अ डिस्टिंक्ट मिनट बुक शैल बी मेंटेन्ड फॉर द मीटिंग्स ऑफ मेंबर, अलग-अलग मिनट बुक बनाई जाएगी, ठीक है, कंपनी के मेंबर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है, और क्लास जो भी बोर्ड मीटिंग, क्लास मीटिंग सबके लिए अलग-अलग। रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, उसको भी क्या करा जाएगा, मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करा जाएगा, ओके। प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल प्रिपेयरिंग द मिनट्स, यूनिफॉर्मिटी इन द मैनर ऑफ मेंटेनिंग मिनट्स, जैसे मिनट्स मेंटेन करे जाते हैं तो मिनट्स हर साल सेम तरीके से मेंटेन होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। मिनट्स में बी मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन सच अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट और एज मे बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो। मिनट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी मेंटेन विद इन टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प मतलब जितना टाइम फ्रेम है, ठीक है, आपको और टाइम स्टैम्प लगाना पड़ेगा कि बस इस टाइम पे हमने स्टैंपिंग करा दी है, अब उसके बाद हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में तो आप कभी भी चेंजेस कर सकते हो ना। The timestamp has been defined that current time of an event has been recorded by a secured computer system and is used to describe the time that is rented to a file or location to track where data is added, removed, sent or received। समझ गए क्या? मतलब अगर आपने उस फाइल में से कुछ चेंजेस करने की कोशिश करी है तो उसमें आ जाएगा कि इस टाइम पे चेंज हुआ था। मतलब लास्ट हमने टाइम फ्रेम बनाया, स्टैंपिंग कर दी, मतलब लॉक कर दिया फाइल को, अगर फाइल से छेड़खानी करी जाएगी तो हमें पता लग जाएगा कब लास्ट छेड़खानी हुई थी और किन किन मैटर्स की छेड़खानी हुई थी, ओके। Every company shall, however, follow a uniform and consistent form of maintaining minutes. Any deviation in such form of maintenance shall be authorized by the board। अब वैसे तो सही मेंटेन करना है आपको, तरीका आप चेंज करते हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके कर लेना। पेज नंबरिंग, the pages of the minutes book shall be consecutively numbered, सब सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको नंबर करना पड़ेगा। This shall be followed irrespective of a break in the book arising out of periodical binding in case of minutes are maintained in physical form। अगर मिनट्स आप क्या करते हो, फिजिकल फॉर्म में मेंटेन करते हो तो सिंगल सिंगल पेजेस हैं, आप उसकी बाइंडिंग करवा देते हो। क्या करवा देते हो? बाइंडिंग करवा देते हो। तो बाइंडिंग करवा ली, फिर कुछ पेजेस अलग हो गए, बाइंडिंग करवा ली, फिर कुछ पेजेस अलग हो गए, तो नंबरिंग होनी चाहिए। दिस शैल बी इक्वली एप्लीकेबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मिनट्स बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में टाइम्स, नहीं ये तो हो गया। इन द इवेंट ऑफ एनी पेज और पार्ट thereof in the minutes book is left blank, अगर ब्लैंक छोड़ दिया, it should be scored out and initialed by the chairman who signs the, ठीक है, मिनट्स, मतलब चेयरमैन उसे कट कर देगा, बोल देगा इग्नोर्ड। समझ गए क्या? Minutes shall not be pasted or attached to the minutes book or tampered with in any manner। कुछ भी पेस्टिंग उस पे अटैच करना, चिपकाना, अच्छा ये पेज फाड़ दिया, अच्छा ये पेज फेविकॉल से चिपका दिया, टेप से चिपका दिया, ये सब नहीं होना चाहिए, ओके। बाइंडिंग ऑफ मिनट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग इफ मेंटेन इन लूज लीफ फॉर्म। लूज लीफ मतलब इस तरीके से, जैसे ये पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड लूज लीफ। इसको क्या कहते हैं? लूज लीफ कहते हैं। समझ गए? इसको क्या करवाना है अपने को? बाइंड करवाना होता है, ठीक है। शैल बी बाउंड पीरियडिकली एटलीस्ट वंस इन एवरी 3 इयर्स, हर 3 साल में बाउंड करवा देना, बाइंडिंग करवा देना। देयर शैल बी अ प्रॉपर लॉकिंग डिवाइस टू इंश्योर सिक्योरिटी एंड प्रॉपर कंट्रोल टू प्रिवेंट रिमूवल एंड मैनिपुलेशन ऑफ द लूज लीव्स। कि लूज लीव्स को ऐसे निकाल ना सके, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? प्रॉपर्ली उसको सिक्योर जगह पर रखना चाहिए, ठीक है, लॉकर में रखना चाहिए। प्लेस ऑफ कीपिंग मिनट्स, मिनट्स बुक शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कहां पे मेंटेन करेंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस में। रूल 25 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल कंटेन विद रिगार्ड टू मीटिंग। रूल 25 क्या बोलता है? डिस्टिंक्ट मिनट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ मीटिंग, ओके, पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मैनर ऑफ मेंटेनेंस, minutes of proceedings of each meeting shall be entered in the books maintained for that purpose along with the date of such entry within 30 days। 30 दिन के अंदर मिनट्स आपको मेंटेन करने हैं। In case of every resolution passed through postal ballot, उसका भी 30 दिन में मेंटेन करना है। आगे देखो, manner of signing of minutes, each page of the minutes book shall be initialed or signed। मतलब जो हर पेज होता है ना मिनट्स बुक का,
जो भी जैसे अब मिनट्स बुक है, अब आपने क्या करा है 20 पन्नों का मिनट्स बुक मेंटेन हो गया, मीटिंग जो थी उसमें 20 पेजेस तक लिखा है अपन ने, है ना। तो चेयरमैन क्या करेगा, उसको एक एक को गो थ्रू करेगा, रीड करेगा, उस पर टिक कर देगा, साइन करेगा, टिक करेगा, इनिशियल्स दे देगा, टिक कर देगा, इनिशियल्स दे देगा। और जो लास्ट वाला पेज होता है ना, ठीक है, क्या लिखा है, एवरी पेज ऑफ द मिनट्स बुक शैल बी इनिशियल्ड और साइंड, है ना, एंड द लास्ट पेज ऑफ द मिनट्स बुक, ठीक है, शैल बी डेटेड एंड साइंड। लास्ट पेज पे डेट होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए, ठीक है, डेट भी लिख दी, साइन भी लिख दी, कौन करेगा, ठीक है। अगर मीटिंग ऑफ बोर्ड है, ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, उस मीटिंग का चेयरमैन या अगली मीटिंग का चेयरमैन, भाई कंपनी ने चेयरमैन बदल दिया तो अगली मीटिंग का चेयरमैन साइन कर देगा। और इन केस ऑफ मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड, ये तो हो गया। इन केस ऑफ मीटिंग्स मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग बाय द चेयरमैन ऑफ द सेम मीटिंग, या तो चेयरमैन विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज, अगर उसकी डेथ हो जाती है, इनेबिलिटी होती है, तो कौन करेगा वो डायरेक्टर जिसको ऑथराइज कर रखा है इसके लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए पर्सन को ऑथराइज कर देगा। तो वैसे तो चेयरमैन ही साइन करते हैं, चेयरमैन ऑफ द मीटिंग ही साइन करता है, बट चेयरमैन ऑफ द मीटिंग अगर पहले केस में चेयरमैन ऑफ द मीटिंग साइन कर देगा, अगर कंपनी ने नया चेयरमैन अपॉइंट कर दे तो वो साइन कर देगा, नेक्स्ट दूसरे केस में चेयरमैन साइन कर देगा और उसकी डेथ इनकैपेसिटी हो जाती है तो कोई और डायरेक्टर साइन कर देगा। इन केस ऑफ एवरी रेजोल्यूशन पास बाय पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू है, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विद इन द अफोरसेड पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर क्या कर देगा, साइन कर देगा। वही सेम पॉइंट्स है। प्रिजर्वेशन ऑफ मिनट्स बुक, कंपनी को परमानेंटली प्रिजर्व करना है हमेशा के लिए, ठीक है, बदल नहीं सकते। मिनट्स बुक ऑफ जनरल मीटिंग शुड बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कहां पे मेंटेन करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में, एंड शुड बी प्रिजर्व परमानेंटली, प्रिजर्व परमानेंटली, समझ गए क्या। एंड केप्ट कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है किसी डायरेक्टर की कस्टडी में रखवाएंगे। मिनट्स ऑफ द बोर्ड एंड कमिटी शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली एंड शैल बी केप्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस। ओके फाइन, बोलो किसी को दिक्कत रहेगी नहीं। अब क्या लिखा है भाई, सेम लाइंस ऑलरेडी पढ़ा चुका मैं आपको, ठीक है। मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स शैल बी प्रिजर्व परमानेंटली फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद टाइम स्टैम्प। बोलो किसको दिक्कत है, टाइम स्टैम्प समझ आ गया। टाइम स्टैम्प का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को हमने लॉक कर दिया, फिर भी डॉक्यूमेंट में अगर कोई फर्दर चेंजेस आते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि उस दिन से कब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। रिपोर्ट ऑन एजीएम, नेक्स्ट टॉपिक है रिपोर्ट ऑन एजीएम। Every listed public company shall prepare in the prescribed manner a report on each AGM, including the confirmation to the effect that meeting was convened, held and conducted as per the provisions of Companies Act 2013 and rules made therein. हर कंपनी को क्या करना है, रिपोर्ट करनी है। सर ये रिपोर्ट किसके पास जाती है, रिपोर्ट जाती है आरओसी के पास। रिपोर्ट किसके पास जाती है, आरओसी के पास। तो हर कंपनी को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है एजीएम के ऊपर, रिपोर्ट किसके पास जाती है, आरओसी के पास जाती है। The report under this section shall be prepared in addition to the minutes of the general meeting. मिनट्स के अलावा रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ती है। रिपोर्ट शैल बी साइंड बाय द चेयरमैन, सबको पता है, अब वो नहीं कर सकता तो कोई और डायरेक्टर करेगा। द रिपोर्ट शैल कंटेन द डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स मेंटेन होगी इसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर। रिपोर्ट के अंदर डिटेल्स क्या क्या डाली है वो देख लो। डेट, डेट, आवर एंड वेन्यू ऑफ द एजीएम, ठीक है, कब, कहां, कितने बजे, कैसे एजीएम बुलाई। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, कौन उसके अंदर चेयरमैन अपॉइंट हुआ। नंबर ऑफ मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड करी आके, उसकी डिटेल्स, ठीक है। कोरम आ गई थी क्या, उसका कंफर्मेशन। कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, कंफर्मेशन जाएगा कि हमने एक्ट को फॉलो किया है, रूल्स को फॉलो किया है, सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, मीटिंग बुलाते टाइम पे, कन्वेन करते टाइम पे। बिजनेस ट्रांजैक्टेड, क्या क्या बिजनेस ट्रांजैक्ट हुए और क्या क्या उसके रिजल्ट्स आए, ओके। पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू एनी एडजर्नमेंट, पोस्टपोनमेंट, चेंज इन वेन्यू, अगर कुछ एडजर्न मीटिंग एडजर्न हुई है, पोस्टपोन हुई है, ठीक है, वेन्यू चेंज करा है तो उसकी डिटेल्स जाएगी। ऑन एवरी अदर पॉइंट्स रेलेवेंट फॉर इंक्लूजन इन दैट रिपोर्ट, अगर इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो आ जाएगा। द रिपोर्ट शैल कंटेन फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आता है ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द जनरल मीटिंग। अब कंपनी सेक्रेटरीज मतलब आप लोग की क्या क्या ड्यूटी होगी मीटिंग के पहले, मीटिंग के टाइम पे, मीटिंग के बाद। मीटिंग से पहले होता है मीटिंग की वेन्यू डिसाइड करना, मीटिंग के क्या क्या डिस्कशंस होंगे वो डिसाइड करना, ठीक है। उसके बाद होता है नोटिस ड्राफ्ट करना, ठीक है, नोटिस को भिजवाना। फिर मीटिंग चलती है,
मिनट्स प्रिपेयर हो रहे कि नहीं हो रहे, सब लोग के जो रेजोल्यूशंस पास करने थे हुए कि नहीं हुए, ये चेक करना। और मीटिंग खत्म होने के बाद क्या होता है, मीटिंग खत्म होने के बाद ठीक है मिनट्स बुक प्रिपेयर हो गई कि नहीं हो गई, रिपोर्ट बन गई कि नहीं बन गई इसको। तो ये सारे के सारे मेन काम होते हैं, देखते हैं बिफोर द जनरल मीटिंग। तो कन्वेन द बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग से पहले क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। After giving notice as per section 173(3), as soon as final accounts are ready, final accounts ready होते हैं मीटिंग बुलानी पड़ेगी। Invite the auditors to transact the following businesses, to consider and discuss the report of audit committee, audit committee की report को discuss करा जाएगा। Approve the accounts and authorize, approve करेंगे accounts को, sign करेंगे accounts पे, auditor report को approve करेंगे। और to approve the draft board report को check करेंगे सही है कि नहीं है। और लास्ट टू कंसीडर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मतलब क्या होता है, एजीएम जो होती है आपको पता है ना, एजीएम में क्या होता है, एजीएम में मेन 4 बातें डिस्कस होती है। क्या क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिस्कशन, तो पहले यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, ऑथराइज करेंगे, साइन करेंगे। दूसरा डिविडेंड का डिक्लेरेशन, टू कंसीडर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तीसरा डायरेक्टर अपॉइंट करना, ठीक है, ऑडिटर अपॉइंट करना, ठीक है, ठीक है। तो ऑडिट कमेटी अकाउंट्स को डिस्कस करेगी, यहाँ पे अकाउंट्स को ऑथराइज करेंगे, ऑडिटर रिपोर्ट को चेक करेंगे, बोर्ड रिपोर्ट को चेक करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, डिविडेंड को फाइनलाइज करेंगे। समझ गए? लिस्टेड कंपनी टू डिस्क्लोज ऑडिट क्वालिफिकेशंस। ऑडिट क्वालिफिकेशंस का मतलब होता है कि अगर ऑडिटर ने, समझना बात को, ऑडिटर ने क्या किया, अगर कोई रिजर्वेशन दे दिया, क्या दे दिया, रिजर्वेशन, कमेंट कर दिया कि ये चीज सही नहीं है आपकी कंपनी में, क्या नहीं है, ये चीज सही नहीं है आपकी कंपनी में, उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। एडिशन टू एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज हाउ ऑडिट क्वालिफिकेशंस, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि कंपनी को कमेंट करना पड़ेगा कि किस तरीके से, मतलब कंपनी सेक्रेटरी को चेक करना है कि किस तरीके से कंपनी ने उस मैटर को रिजॉल्व किया। मतलब ऑडिटर ने कुछ कुछ नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो कंपनी को नेगेटिव कमेंट को क्या करना है, सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। समझना। आगे लिखा है टू फिक्स टाइम डेट प्लेस फॉर द एजीएम, अप्रूव द ड्राफ्ट नोटिस एंड ऑथराइज द सेक्रेटरी टू इशू नोटिस फॉर द मीटिंग। ये आ गया, मैंने यही बोला था, नोटिस ड्राफ्ट करेंगे, जगह डिसाइड करेंगे। टू कंसीडर द क्लोजर ऑफ रजिस्टर और मेंबर, रजिस्टर और मेंबर याद है क्या मैंने बताया था, रजिस्टर मेंबर को क्लोज करा जाएगा। रजिस्टर मेंबर को क्लोज करके ही तो हम फाइनलाइज कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, कौन कौन से लोग मीटिंग अटेंड करने आ सकते हैं, किस किस को नोटिस भिजवाना है। लिस्टेड कंपनी शैल गिव प्रायर इंटीमेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज को बता देगी, स्टॉक एक्सचेंज कौन होती है, कंपनी की मम्मी होती है, मम्मी को सब बताना पड़ेगा। कितने दिन पहले बताना पड़ेगा, 5 दिन पहले बताना पड़ेगा कि मम्मी मीटिंग है, फिर चेक करेगा। टू अरेंज फॉर द पब्लिकेशन ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में इन्फॉर्म करना पड़ेगा कितने दिन पहले, 7 डेज, ठीक है, पहले का नोटिस देना पड़ेगा। लिस्टेड कंपनी है तो वो एडवर्टाइज कर देगी 7 डेज पहले। टू अरेंज द प्रिंटिंग ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, ये प्रिंट करवाना है। टू इशू नोटिस टू द शेयर होल्डर, 21 डेज का क्लियर नोटिस जाना चाहिए। ये सब पढ़ चुके हैं अपन, ये सारे पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, बस ये पता लग रहा है कि एक साथ समराइज हो रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स कि कंपनी सेक्रेटरी इसमें से क्या क्या काम करता है। इफ द डायरेक्टर्स फॉर द पब्लिकेशन ऑफ चेयरमैन स्टेटमेंट मेक अरेंजमेंट फॉर द सेम, ठीक है, डायरेक्टर्स को डिसाइड करना है, ठीक है, पब्लिश कौन सा स्टेटमेंट करना है उसके लिए। प्रॉक्सीज को चेक करना, प्रिंटिंग ऑफ अटेंडेंस ऑफ, मतलब बैलेट पेपर्स प्रिंट करवाना, अटेंडेंस रजिस्टर प्रिंट करवाना, कंसल्टेशन विद चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ डिटेल एजेंडा डिस्कस करना, डिविडेंड लिस्ट बनाना, किस किस को कितना जाएगा। टू मेक अरेंजमेंट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ नोटिस ऑफ डिविडेंड, सबके घर पे नोटिस भिजवाने के, आपके पास डिविडेंड आ गया। अब मीटिंग के ड्यूरेशन में क्या करेगा, टू अरेंज द कलेक्शन ऑफ एडमिशन स्लिप, सब लोग के एडमिशन स्लिप, हाँ ठीक है, कौन कौन आया वगैरह वगैरह, ठीक है। टू मेक देम कंफर्टेबल ऑन देयर सीट्स, ठीक है, मतलब ऐसे होता है ना, घर का वो बंदा बन जाएगा, ठीक है, जो शादी ब्याह में क्या करता है, हर किसी से जाकर पूछता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है, वैसे काम करेगा ये, ठीक है। लिखा है टू मेक देम कंफर्टेबल ऑन देयर सीट्स एंड देयर सीट्स। अरे क्या क्या कंफर्टेबल करना, मतलब सर आपको दिक्कत तो नहीं हो रही, सोफा सही तो है ना, ये सब थोड़ी पूछेगा। एंड टू लुक फॉर द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द चेयरमैन, उनको कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि उनको जो भी डेटा है जो उनको डिस्कस करना है, उनको सारे का सारा टाइम अवेलेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, अरेंजमेंट सही से हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है, सब लोग मीटिंग में प्रेजेंट हो गए, टाइम हो गया, मीटिंग चालू करे, ठीक है, इन सब चीजों को देखने के लिए होता है। टू हेल्प द चेयरमैन इन असर्टेनिंग कोरम, ठीक है, चेयरमैन के पास आके सर कोरम आगे चालू करते हैं। टू रीड आउट द नोटिस ऑफ द मीटिंग, टू रीड आउट द ऑडिटर्स रिपोर्ट, रिड्यूस कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कंपनी की कॉपीज लगा देगा। हेल्प द चेयरमैन टू कंडक्ट द मीटिंग, सप्लाई द चेयरमैन इन इंफॉर्मेशन, जो चेयरमैन को चाहिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एडवांस इंफॉर्मेशन देगा किसके लिए, शेयर होल्डर्स को, कि अब मीटिंग का रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स, लिखेगा भी,
ठीक है, टू कीप एट द रजिस्टर। ये देखो, ये खुद नहीं करना, जरूरी नहीं कि खुद करो, बट इसका ध्यान रखना है। आज अगर मेंबर्स बैठे हैं, मेंबर्स के पास पानी भिजवाना है, तो उसने इवेंट कंपनी को बोल दिया, तो इवेंट कंपनी को रखेगा कौन? कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा है। ये चीज के लिए बोल रहा है कि तुम एक इवेंट ऑर्गेनाइजर तुम अपॉइंट करो, वो तुम्हें रिपोर्ट करेगा कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। समझ रहे हो क्या? टू टेक नोट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स हो गया। टू कीप एट द मीटिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना, मिनट्स बुक मेंटेन करना। टू इंश्योर दैट चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी इज प्रेजेंट एट एजीएम, चेयरमैन आया हो, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, क्वेश्चंस का आंसर कर सके शेयर होल्डर्स के। आफ्टर द मीटिंग मिनट्स प्रिपेयर करवाएगा, रिकॉर्ड करेगा मिनट्स। सेंड इंटीमेशन फॉर अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का कंफर्मेशन भेजेगा। इंटीमेशन ऑफ ऑडिटर, समझ रहे हो ना, क्योंकि ऑडिटर चेंज हो गया था ना इसमें। कॉपीज ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस जो भी पास हुई है, ठीक है, वो आरओसी को इन्फॉर्म करना होता है। बैलेंस शीट वगैरह जो भी है, ठीक है, वो 30 डेज में अपने को फाइल करनी पड़ेगी। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी टैक्स लग रहा है वो जमा कराना, अब तो हट चुका ही है। वेयर द कंपनी हैज इन्वेस्टेड इनवाइटेड पब्लिक डिपॉजिट्स, तो उसके बारे में देखना, बैलेंस शीट आरबीआई को फॉरवर्ड करना। टू ओपन अ सेपरेट बैंक अकाउंट डिविडेंड के लिए, पता है ना डिविडेंड के लिए अलग से अकाउंट खुलवाया जाता है, बोलो भाई। टू गेट डिविडेंड वारंट्स एंड नोटिस, डिविडेंड ऑथराइज्ड पर्सन को डिविडेंड भिजवाना, डिस्पैच करवाना, ठीक है। टू फाइल विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फीस, एनुअल रिटर्न फाइल करना आरओसी को। टू टेक एक्शन ऑन डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर, डिसीजन ऑफ शेयर होल्डर्स ने जो भी बोला है उसके ऊपर एक्शन लेना। इफ द कंपनी इज लिस्टेड देन सबमिट द स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना कितने टाइम में, 48 आवर्स के अंदर, कौन से एजीएम के खत्म होने के 48 आवर्स के अंदर। So this is how we have completed this chapter. ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जनरल मीटिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपको, ठीक है, वी आर डन विद दिस।